दूर देश के जंगल में टुनटुन चिड़ा पत्नी टुनी चिड़िया और बेटी गुनगुन बेटा कुकू के साथ रहता था। टुनटुन चिड़ा बहुत गरीब था। अपनी छोटे से खेत में सब्जियों को लगाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। पूरे परिवार के दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी टुनी चिड़िया टुनटुन चिड़ा से कहती है, अभी तक आपने खेत में कोई सब्जी लगाई ही नहीं। समय निकलता जा रहा है। समय से सब्जी तैयार नहीं हुई तो क्या बेचोगी? घर कैसे चलेगा हमारा? अब तुम ही बताओ। क्यों बताओ टुनी, मैं इतना मेहनत करके सब्जियां उगाता हूँ, लेकिन मेरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं बिकती। पहले तो मैं अकेला ही सब्जी बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो वही सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना होगा जिसमें आमदनी ज्यादा हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ, हम उसी की खेती करेंगे। मैं तो सब्जियां लगा लगा कर थक चुका हूँ। हम इस बार अपने खेत में तरबूज की फसल लगाते हैं। मैंने सुना है इस बार तरबूज की सप्लाई कम होने वाली है। मेरे भैया बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी तरबूज की खेती की है और बोल रहे थे कि इस बार भाव भी बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए हम भी वही खेती करते हैं। भगवान, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। शायद तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो। टुनटुन चिड़ा टुनी चिड़िया दोनों मिलकर अपने खेत में तरबूज की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी खेत पर अपनी फसल को देखने जाते हैं। अरे, इस बार तो अपने खेत में तरबूज की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं तो इस बार ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी तरबूज की फसल में कोई कमी नहीं है। तरबूज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस कुछ ही दिनों में तरबूज की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। टुनटुन जी, आप एक काम करिए, आप इसमें दवाई खाद और दवाई डाल दीजिए ताकि किसी भी पौधे में कीड़े न लगे। तुम ठीक कह रही हो। अगर बिना मेहनत के इतने सारे तरबूज खेतों में आ गए, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें मेहनत कर देंगे तो हमारी फसल और भी बढ़िया होगी। मैं कल ही आकर इसमें दवाई का छिड़काव कर दूंगा। फिर अगले दिन टुनटुन चिड़ा दवाई लेकर अपने पूरे तरबूज के खेतों में छिड़काव कर देता है। कुछ दिनों के बाद टुनटुन चिड़ा अपने खेतों का पका हुआ तरबूज लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से वो तरबूज को बिना बेचे ही घर आ जाता है। तेरे कहने पर मैंने तरबूज का फसल उगाया था, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे तरबूज समझ ही नहीं आ रहा। हम बर्बाद हो गए और सेठ जी का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी टुनटुन चिड़ा की बेटी गुनगुन चिड़िया और बेटा कुकू वहाँ आ जाते हैं। पापा मत रो, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप इस तरह नहीं रोइए। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा और आपको परेशान भी नहीं करूंगा। बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो। बस मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना हम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। टुनटुन जी, आप एक काम करिए ना, ठेले पर थोड़ी सी तरबूज रख कर जाकर बेच कर देखिए, शायद गांव में अच्छे भाव मिल जाए। हाँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये पका हुआ तरबूज है और तोड़कर भी रखा हुआ है। अगर हम इसे नहीं बेचे तो ये रखे रखे भी खराब हो जाएगा। बेचने से जो ही 2 पैसे आ जाए। मैं जाता हूँ तरबूज लेकर बेचने के लिए। इतना कहकर टुनटुन चिड़ा तरबूज ठेले पर लेकर गांव-गांव जाकर आवाज देने लगता है। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे तरबूज ले लो। इतना सुनकर वहाँ कालू सेठ आता है। टुनटुन चिड़ा, तुम तो सब्जी की खेती करते थे ना, तो इस बार तरबूज कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, हर बार तो सब्जी किया है, पर इस बार सोचा तरबूज लगाकर देखता हूँ। वो तो सब ठीक है, पर तुम मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो, ये बताओ। सेठ जी, मैं बहुत जल्दी आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। आप चिंता मत करिए, बस हमें 1 महीने का मोहलत दे दीजिए। सिर्फ 1 ही महीने? उससे एक भी दिन फालतू नहीं होना चाहिए, समझे तुम? इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर टुनटुन चिड़ा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा उल्लू आता है और टुनटुन चिड़ा को उदास देखकर उससे पूछता है, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और ये तरबूज किसका है? मुझे एक तरबूज चाहिए था, क्योंकि मेरी पत्नी ने बोला है उसे ताज़ा और रसीला तरबूज खाना है। वैसे तो ये तरबूज देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ हाँ दादाजी, ये तरबूज मेरा है और मैं ये अपने खेतों से तोड़ के लाया हूँ बेचने के लिए, और ये ताज़ा और बहुत ही मीठा है। ठीक है बेटा, मेरे लिए एक तरबूज पैक कर दो और मैं सभी को बोल दूंगा तुम्हारे यहाँ से तरबूज लेने के लिए।
बूढ़ा उल्लू इतना कहकर तरबूज लेकर वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे तरबूज ले जाते हुए बंटी कबूतर देख लेता है और वो बूढ़ा उल्लू से कहता है, दादाजी, आप इतने बड़े तरबूज लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ये तरबूज मैं टुनटुन चिड़ा के यहाँ से लेकर आया हूँ। अगर तुमको खाना है तो मैं इसे काट कर दे देता हूँ। तुम थोड़ा खा लेना और जंगल में सभी को बांट देना, क्योंकि इतना बड़ा तरबूज मैं, बूढ़ा और मेरी पत्नी दोनों नहीं खा पाएंगे। इतना कहकर बूढ़ा उल्लू आधा तरबूज काट कर बंटी कबूतर को दे देता है। फिर बंटी कबूतर उसमें से थोड़ा सा खाकर और छोटा छोटा टुकड़ा करके सभी चिड़िया के घोंसले में जाकर रख देता है। फिर सभी चिड़िया वो तरबूज देखती है और खा लेती है। खाने के बाद सबको वो तरबूज इतना पसंद आता है कि वो सभी पक्षी बंटी कबूतर के पास आकर बंटी कबूतर से कहते हैं, बंटी भाई, इतना स्वादिष्ट तरबूज आप कहाँ से लेकर आए हैं? मुझे ये तरबूज बहुत पसंद आया और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया है। आप मुझे बताइए तरबूज कहाँ से लाए थे, फिर हम भी वहाँ जाकर तरबूज लेकर आएंगे। बंटे भाई, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वहाँ से तरबूज खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब एक बिजनेस करना था। लेकिन इस तरबूज को खाकर मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं तरबूज का जूस बनाकर बेचूं। मैं वहाँ से तरबूज लेकर आऊंगी और यहाँ तरबूज का जूस बनाकर पूरे जंगल को पिलाऊंगी। इतना कहकर सभी पक्षी टुनटुन चिड़ा के ठेले पर चले जाते हैं और टुनटुन चिड़ा से कहते हैं, टुनटुन भाई, मेरे लिए 2 तरबूज पैक कर दीजिए। टुनटुन भाई, क्या आप मुझे हर रोज 10 तरबूज दे सकते हैं? क्योंकि मैं तरबूज का जूस बनाकर बेचूंगी, इसीलिए मुझे हर रोज 10 तरबूज की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सब जितना कहिएगा मैं उतना आप सबको तरबूज दे सकता हूँ। यहाँ ठेले पर है और मेरे घर पर भी कितने सारे तरबूज रखे हुए हैं। इतना कहकर टुनटुन चिड़ा का सारा तरबूज खत्म हो जाता है और फिर वो घर पर जाता है और वहाँ से भी तरबूज लेकर आता है। वो भी सारे बिक जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे टुनटुन चिड़ा के सारे तरबूज अच्छे दामों में बिकने लगते हैं। तभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि बाजार में भी तरबूज की डिमांड बढ़ जाती है। तभी एक व्यापारी टुनटुन चिड़ा के घर आकर टुनटुन चिड़ा से कहता है, टुनटुन भाई, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। आप मुझे ये सारे तरबूज दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सारे तरबूज लाकर आपको दे देता हूँ। इस तरह टुनटुन चिड़ा का सारा तरबूज कुछ ही घंटों में अच्छी कीमत पर बिक जाता है। रुपयों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना घर पक्का करवाऊंगा। नहीं जी, घर तो बनाते ही रहेंगे। सबसे पहले आप जाकर कालू सेठ का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही है, सेठ की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। मैं अभी जाता हूँ और कालू सेठ का कर्ज चुका कर आता हूँ। इतना कहकर टुनटुन चिड़ा कालू सेठ के यहाँ जाता है और कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, लीजिए आपका सारा पैसा और ये आपका ब्याज भी। अब आपका मेरे यहाँ भी 1 रुपया नहीं है। आप मेरी जमीन का कागज वापस कर दीजिए। टुनटुन चिड़ा कालू सेठ का कर्ज चुका देता है। कर्ज चुकाकर टुनटुन चिड़ा बहुत खुश था और इस तरह तरबूज की खेती करके सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। रायपुर जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुलबुल अपने पति के साथ रहती है। वो बहुत ही गरीब और लाचार थी। उसका पति 5 महीने पहले ही गुजर गया था और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़के का नाम चीकू पिंटू था और लड़की का नाम गुनगुन। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, फिर भी वो अकेले अपने पति का सपना पूरा करना चाहती थी। उसके पति का सपना था कि उसके तीनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी नौकरी करे, लेकिन बुलबुल चिड़िया के पास कोई अच्छा सा काम ना था। इसीलिए वो कालू कौवा के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू कर सके और बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल सके। कालू भैया, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं कोई अच्छा सा दुकान खोल सकूं। आपका बहुत ही एहसान होगा मेरे ऊपर। बुलबुल बहन, मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, खत्म हो गए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं टोनी चिड़िया के पास ले जा सकता हूँ तुम्हें। हाँ, क्यों नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए, चाहे आप दो या फिर टोनी भैया।
ठीक है, मैं अभी खाना लेने जा रहा हूँ, तुम कल सवेरे आ जाना, फिर हम दोनों टोनी चिड़िया के पास चलेंगे। हाँ, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। फिर बुलबुल टेंशन में रात भर सोई नहीं और सुबह जल्दी उठ जाती है। ये देख उसके तीनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो और रात भर सोई भी नहीं? आखिरकार क्या बात है? हाँ हाँ माँ, मैंने भी देखा है, आप रात भर करवट बदल रहे थे, सोए बिल्कुल भी नहीं, और सुबह सुबह तैयार होकर जा कहाँ रहे हैं? बेटा तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा की जाने के बाद हमारे घर की स्थिति कैसी है, इसीलिए मैं कुछ नया काम शुरू करना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। इसीलिए मैं कालू कौवा के पास गई थी पैसे उधार मांगने, पर उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था आज टोनी भैया के पास चलने के लिए, उनसे पैसे वो मंगवा देंगे। बस इसी टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही है कि पैसे देंगे भी या नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, हम तीनों भाई बहन खाना खाकर स्कूल चले जाएंगे, और माँ आप भी खाना खाकर जाइएगा। फिर टोनी खाना खाकर कालू कौवा के यहाँ जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया मैं आ गई, और जल्दी चलिए ना, कहीं टोनी भैया खाना लेने कहीं चले ना जाएं। ठीक है बुलबुल बहन, मैं भी खाना खाकर चलता हूँ। बुलबुल और कालू कौवा दोनों मिलकर टोनी चिड़िया के यहाँ जाते हैं और कालू कौवा टोनी चिड़िया से बोलता है, टोनी भाई आप कैसे हैं, और आपकी पत्नी की तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मेरी पत्नी भी, वो भी अभी ठीक है। और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कुछ पैसे की जुगाड़ में आया था। पैसे? पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसे की? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो तो बुलबुल बहन को दुकान खरीदने के लिए चाहिए था। वो मेरे पास पैसा मांगने आई थी, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं उनको आपके पास लेकर आ गया हूँ। पैसे तो मैं दे सकता हूँ, पर मुझे वो पैसे 1 महीने के अंदर ही वापस चाहिए। अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है टोनी भैया, मैं आपको पैसे 1 महीने के अंदर ही दे दूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुलबुल टोनी चिड़िया के यहाँ से 4000 लेकर घर आती है और कोई अच्छा सा काम शुरू करने के बारे में मन में सोचती है। अगर मैं पकौड़े की दुकान खोलती हूँ तो 1 महीने में टोनी भैया का पैसा वापस कर दूंगी। हाँ यही ठीक होगा। माँ, क्या टोनी अंकल ने आपको पैसे दिए? पैसे दिए तो हैं, पर उन्होंने 1 महीने में ही वापस मांगे हैं। इसी बारे में मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या काम शुरू करूं जिसे उनका पैसा मैं 1 महीने में दे सकूं। माँ, आप पकोड़े की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि इस मौसम में पकोड़े बहुत अच्छे बिकेंगे, और शाम को सभी लोग पकोड़े खाना भी पसंद करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, पकोड़े अच्छे बिकेंगे, इसीलिए मैं पकोड़े की दुकान खोल दूंगी। बुलबुल ने एक किराए पर दुकान लेकर पकोड़े का काम शुरू किया और उसका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा, जिसमें वो टोनी का पैसा भी 1 महीने में दे दिया और अपने तीनों बच्चे का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा दी। उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन उसने हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखा। कुछ महीने तक बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बाद एक दिन बारिश की वजह से बुलबुल को बहुत सारी मुश्किलें आने लगी। उसके पकौड़े खरीदने वाले लोग बारिश के कारण उसके दुकान पर नहीं आ रहे थे। बुलबुल को बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर पकौड़ा नहीं बिका तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वो भूखे रहेंगे। बुलबुल ये सब सोचकर हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब उसकी बेटी गुनगुन सुन लेती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता ना करिए, मैं भी आपके साथ पकोड़े बेचूंगी, और उस पकोड़े से हम दोनों मिलकर दोनों भाई को पढ़ाएंगे और अच्छी सी नौकरी भी लगाएंगे, और मुझे नहीं पढ़ना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गुनगुन? पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करोगी? कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन माँ समझ नहीं रही हो, इतनी बारिश में पकोड़े तो दुकान पर बिक नहीं रहे हैं, और दुकान का किराया भी देना है, और स्कूल का फीस भी। ये सब कैसे होगा? अगर हम दोनों टोकरी में पकोड़े लेकर गांव जाकर घर घर बेचे तो कैसा रहेगा? तुम्हारा ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बारिश में पकोड़े भी जाएंगे। अगर हम टोकरी पर एक छाता लगा दे तो पकोड़े नहीं भीगेंगे, और आप भी नहीं, फिर घर घर जाकर बेच सकते हैं, और इससे हमारा दुकान का किराया भी बच जाएगा और पकोड़े ही बिकेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक है, मैं कल से ऐसा ही करूंगी
और तुम चुपचाप अपना बैग लेकर स्कूल जाओगी दोनों भाई के साथ और अपने पापा का सपना भी पूरा करोगी, समझे तुम? बुलबुल ने उससे हार नहीं मानी और वो हर दिन पकौड़े लेकर घर घर बेचने जाया करती थी। वो फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए निकल गई। बारिश की धमाकेदार आवाज के बीच बुलबुल अपने पकौड़े लेकर पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता था उसके पास कुछ बिक्री नहीं होगी। तभी एक कबूतर ने बुलबुल को देखा और उसने उसके सारे पकौड़े खरीदने का निर्णय किया। उसने कहा, तुम इतनी बारिश में पकौड़ी लेकर बेच रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ये सारी पकौड़ी खरीदना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें इसका सम्मान देना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी ये सारे पकौड़े आपके लिए थैली में पैक कर देती हूँ। और मुझे हर रोज तुम्हारी ये पकौड़ी चाहिए क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। तुम्हारी ये पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए रोज पकौड़े बनाकर पैक कर दूंगी। और बुलबुल घर आकर अपने सभी बच्चों को खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, देखो बच्चों, अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी क्योंकि एक आदमी ने मुझे हर रोज 2 टोकरी पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया है। अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा माँ, क्या सच में? हाँ सच में। अब तुम लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और हाँ, अपने पापा का सपना पूरा करो। मैं पकौड़े बेचकर तुम लोगों की अच्छे से पढ़ाई कराऊंगी। बुलबुल ने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और भरपेट खाना खिलाते हुए एक अच्छी सी जिंदगी दी। बुलबुल की कड़ी मेहनत से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी मुश्किल और परेशानियों से नहीं भागना चाहिए और हमें हर मुसीबत का डटकर भी सामना करना चाहिए। कभी कभी हमें मुश्किल समय में लड़ना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। अपनी मेहनत और समर्पण से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।